तो आज का हमारा डीप डाइव एक ऐसे महानायक पर है जिनकी कहानी सच कहूं तो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। बिल्कुल। और हमारा मिशन सिर्फ उस मशहूर नारे तुम मुझे खून दो से आगे जाकर उनके जीवन के जो असल टर्निंग पॉइंट्स थे उन्हें समझना है। हाँ, और हमारे पास उनकी पूरी जीवनी है। हम ये देखेंगे कि कैसे एक ब्रिलियंट स्टूडेंट जिसने आईसीएस की परीक्षा में चौथी रैंक हासिल की, वो अचानक ब्रिटिश साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। और ये सफर ये तो उनके कॉलेज के दिनों से ही शुरू हो गया था ना। जी, प्रेसिडेंसी कॉलेज का वो किस्सा 1916 में जब प्रोफेसर ओटेन ने भारतीय छात्रों का अपमान किया। अरे हाँ, और कहते हैं कि सुभाष उस पूरे विद्रोह के केंद्र में थे। हाँ, और शायद वही उनकी अग्नि दीक्षा थी। ये तय हो गया था कि वो अन्याय बर्दाश्त नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया। पर असली दाव तो उन्होंने बाद में लगाया। सिर्फ 8 महीने की तैयारी। सोचिए, सिर्फ 8 महीने में आईसीएस जैसी परीक्षा पास की और फिर छोड़ दी। हाँ, उस हेवन बॉर्न सर्विस को ये कहकर ठुकरा दिया कि वो एक साथ ब्रिटिश ताज और भारत दोनों के वफादार नहीं रह सकते। ये तो उस जमाने में कोई सोच भी नहीं सकता था। और यहीं से वो सीधे कांग्रेस की राजनीति में आए, पर वहां भी उनके तेवर वही रहे और जल्दी गांधी जी के साथ उनके मतभेद सामने आने लगे। 1939 का त्रिपुरी संकट। बिल्कुल। जब बोस ने दोबारा कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और गांधी जी के उम्मीदवार पट्टाभी सीतारामैया को हरा दिया। ये तो कांग्रेस के अंदर एक भूचाल जैसा रहा होगा। भूचाल से भी ज्यादा। गांधी जी ने इसे अपनी व्यक्तिगत हार बताया था। हाँ, उन्होंने कहा था ये सीतारामैया की हार से ज्यादा मेरी हार है। और इसके बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने ही बोस के साथ काम करने से मना कर दिया। मतलब उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया गया। और फिर उन्होंने अपना अलग रास्ता बनाया, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। और अंग्रेजों ने उन्हें कलकत्ता में उनके घर पर ही नजरबंद कर दिया। लेकिन नेताजी रुकने वालों में से कहां थे? बिल्कुल नहीं। 16 जनवरी 1941 की रात वो मोहम्मद जियाउद्दीन नाम के एक पठान का भेष बदलकर घर से निकल गए। अपनी वांडर कार में, है ना, उनके भतीजे शिशिर बोस के साथ। हाँ, ये किसी जासूसी फिल्म के सीन जैसा था। एक मिनट, मतलब घर में कड़ी निगरानी और वो गायब हो गए। पर ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अरे, असली कहानी तो अब शुरू होती है। उनकी जर्मनी से जापान तक की पनडुब्बी वाली यात्रा, वो तो अविश्वसनीय है। हाँ, मैंने पढ़ा है। वो एक जर्मन यू बोट में बैठे और हिंद महासागर के बीचों बीच उन्हें एक जापानी पनडुब्बी में ट्रांसफर किया गया। सच में? 2 दुश्मन देशों की नौसेनाएं एक सिविलियन के लिए? जी, वर्ल्ड वॉर 2 के इतिहास में ये अपनी तरह का अकेला मामला है। कुछ भी नहीं सकता था। महिलाओं की एक लड़ाकू रेजिमेंट, झांसी की रानी रेजिमेंट, कैप्टन लक्ष्मी सहगल के नेतृत्व में। एशिया की पहली महिला लड़ाकू रेजिमेंट। हाँ, ये सब तो मतलब उनकी हिम्मत को दिखाता है, पर कहानी का अंत उतना ही विवादास्पद है। आप उनकी मृत्यु के रहस्य की बात कर रही है? जो आधिकारिक कहानी है उसमें इतने सवाल क्यों हैं? ऑफिशियल स्टोरी तो यह है कि 18 अगस्त 1945 को ताइवान यानी उस समय के ताइहोकू में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन जब भारत सरकार ने जस्टिस M.K. मुखर्जी की अध्यक्षता में जांच आयोग बनाया तो एक बहुत ही चौंकाने वाली बात सामने आई। क्या? आयोग ने जब ताइवान सरकार से आधिकारिक तौर पर पूछा तो उन्होंने लिखित में जवाब दिया कि 18 अगस्त 1945 को उनके देश में कोई प्लेन क्रैश हुआ ही नहीं था। क्या कह रही हैं आप? मतलब कोई क्रैश नहीं हुआ? रिपोर्ट यही कहती है। आयोग ने ये भी कहा कि टोक्यो के रेंकोजी मंदिर में जो राख रखी है वो नेताजी की नहीं है। फिर भी भारत सरकार ने 2006 में इस रिपोर्ट को मानने से इनकार कर दिया। ये तो रहस्य को और भी गहरा कर देता है। बिल्कुल। तो आखिर में हम इसे कैसे देखें? आजाद हिंद फौज शायद जंग हार गई, पर जब 1945-46 में लाल किले में आईएनए के अफसरों पर मुकदमे चले तो पूरे देश में जो तूफान उठा उसने ब्रिटिश राज की नींव हिला दी। खुद ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने बाद में माना था कि भारत छोड़ने के पीछे आईएनए का प्रभाव एक बहुत बड़ा कारण था। और आज देखिए, इंडिया गेट पर जहां कभी किंग जॉर्ज वी की मूर्ति हुआ करती थी, वहां नेताजी की प्रतिमा है। ये अपने आप में सब कुछ कह देता है। नेताजी का जीवन साहस और संघर्ष का एक खुला अध्याय है, पर उनकी मृत्यु वो इतिहास की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेली बनी हुई है। और ये सवाल आज भी कायम है कि क्या भारत का सबसे बड़ा रहस्य कभी सुलझ पाएगा?